नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय चौमेला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम काव्यांग परिचय के अंतर्गत काव्यांग यूनिट 5 का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में कल हमने काव्य दोष के बारे में अध्ययन किया और आज हम काव्य गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य के कौन कौन से गुण होते हैं और काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। काव्य गुण, काव्य गुण से तात्पर्य, काव्य के 3 गुण होते हैं। कितने गुण माने गए हैं? 3 गुण माने गए हैं। माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये काव्य के 3 गुण होते हैं। हम सबसे पहले माधुर्य गुण का अध्ययन करेंगे। माधुर्य गुण के अंतर्गत माधुर्य गुण उस रचना को माना जाता है जिसमें अंतःकरण को द्रवित करने वाला सामर्थ्य होता है। मतलब कोई भी लेखक इस प्रकार की रचना करे कि सामने वाला मतलब सुनने वाला और पढ़ने वाले के हृदय को वो परिवर्तन कर दे, द्रवित कर दे, उसको क्या कहते हैं? माधुर्य गुण कहते हैं। ये क्षमता मम्मट के अनुसार उस रचना में आती है जिसमें ट ठ ड को छोड़कर, इसकी एक विशेषता होती है कि ट ठ ड ढ को छोड़कर क से म तक के अक्षरों का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। उससे युक्त होते हैं। ऋस्व स्वर समास का इसमें अभाव होता है। पद आदि की प्रतिष्ठा होती है और आचार्य कुलपति ने इस गुण के लक्षणों के इस तरह से विचार किया है। इसका उदाहरण देखिए। इसमें ट ट ड को छोड़कर अन्य कैसे लेकर मह तक के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण है कंकण, कंकण कीकिण, कीकिण नुपुर, नुपुर नुपुर धुनि सुनी, धुनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो देखिए प्रस्तुत उदाहरण में ट ठ ड ढ को छोड़कर अन्य वर्णों का कैसे लेकर म तक के वर्णों का एक सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत उदाहरण में माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। द्रव्य चित जाके सुनत अति आनंद प्रधान, सहे मधुरता रसनुक्रम प्रथम सरस ही आन, सो रचना माधुर्य जह योग मधुर रत जानी,
बिंदु सहित ट ठ ड ड रहित रण लघु वर्ण प्रमाणी, अर्थात ट ड ड को छोड़ करके जो रचनाएं की जाती है उसके अंदर माधुर्य गुण पाया जाता है। अगला है ओज। ओज गुण, ओज ओज गुण से तात्पर्य है कि ओज में चित्त को स्फूर्ति और उत्तेजित करने की क्षमता होती है। ओजस्वी मतलब इसके अंदर लेखक या साहित्यकार अपनी ओजस्वी वाणी, ओजस्वी शैली का इसमें प्रयोग करते हैं और पढ़ने वाले को उत्तेजित करने वाले शब्द इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। ओज गुण को प्रतिष्ठा के लिए दिव्य द्वित्व वर्णों, इसमें इसकी एक विशेषता है, द्वित्व वर्णों का ज़्यादातर प्रयोग होता है। द्वित्व वर्णों, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण का संयोग होता है और ट ठ ड का सामाधिक्य कठोर वर्णों को प्रचुरता आवश्यक होती है। और आचार्य चिंतामणि का इसमें कहना है कि दीप्त चित विस्तार को हेतु ओज गुण जानी, सूता वीर विवत्स अरुरोद्र क्रमादि मानी। आचार्य कुलपंत का कथन देखिए, चित ही बढ़ावे तेज करी ओज वीर रसवास। क्या कहा है उन्होंने? चित ही बढ़ावे, अर्थात चित्त को बढ़ाने वाला, उत्तेजित करने वाला जो गुण होता है उसको कहते हैं ओज गुण कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, तब सर्जा कोप, तब सर्जा कोप बरीबंडा। जनहु जनहु सुदूर, सुदूर को भुजदंडा। जनऊ टीट टूट सिर गाजा, ठाटर टूट फूट सिर तासु, जो सुमर टूट अकासु। तो इसके अंदर द्वित्व वर्णों का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ओज गुण का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रस्तुत उदाहरण में ओज गुण है। ओज के बाद आता है प्रसाद। अगला गुण है प्रसाद। प्रसाद जिसके चित्त में उदय होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, अर्थात जिसको हम पढ़ें और पढ़ते ही के और अर्थ का हमें बोध हो जाए, मतलब साधारण सीधा सा अर्थ हमें समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ये गुण सभी प्रकार की रचनाओं में व्याप्त होता है और चिंतामणि त्रिपाठी द्वारा किया गया इसका वर्णन इस प्रकार है। सूखे ईंधन आग जो स्वच्छ नीर की रीति, जल के अक्षर अर्थ को सो प्रसाद गुण नीति। आचार्य सोमनाथ ने भी यही बात कही है। नव रसों में अर्थ जग गंग तीर के तूल। क्या कहा है उन्होंने? 9 ही रसों के अंदर इसको माना है। 9 रसों में अर्थ जग गंग तीर के तूल। 9 रसों के अंदर भी इसके अर्थ का समावेश होता है, अर्थात
जिसको पढ़ने से, जिस रचना का अध्ययन करने से हमारे चित्त का विस्तार होता है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। और इसको कुछ लेखकों ने 9 रसों के में इसका प्रयोग माना गया है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है बरनो मांग शीस, बरनो मांग शीस उपराहो। उपराही, उपराही है, उपराही। सेंदूर, सेंदूर द्रवही, द्रवही चढ़ा जेही नाही। अगला देखिए, बिन सेंदूर जनहु दिया, उजिया पंत रेन महकिया। तो इसमें एक सीधा साधा जो कवियों ने और लेखक ने, विद्वानों ने प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया। तो ये थे हमारे काव्य के गुण। अब हम पढ़ेंगे काव्य का अगला अंग है जो है वो है शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियाँ, शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले शब्द शक्ति का सीधा सा अर्थ है, शब्द शक्ति वह वृत्ति है जो शब्द में निहित अर्थ का बोध करा दे। हमें शब्द के अंदर जो अर्थ, जिस अर्थ को प्रयुक्त किया गया है उसका हमें बोध करा दे, उसको हम शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं। और शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है वाचक, लक्षण और व्यंजक। ये शब्द के 3 प्रकार होते हैं और इसके आधार पर शब्द शक्तियों के भी प्रयोग किए गए हैं। पहला है वाचक, दूसरा लक्षण, वाचक यानी अभिधा, लक्षण, और तीसरा जो है व्यंजना, व्यंजक। ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं और तीनों प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती है। वाचक यानी इसमें अभिधा भी होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षण यानी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजक यानी इसमें व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अभिधा शब्द शक्ति जो होती है, अभिधा शब्द शक्ति के अंदर सीधा साधा अर्थ ग्रहण किया जाता है। और लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर लक्ष्यार्थ, किसी को लक्ष्य करके, कुछ व्यंग्य करके, मतलब लक्ष्य करके कोई बात कही जाती है, तो वहाँ पे उसके लक्षणों के माध्यम से उसका अर्थ को ग्रहण किया जाता है। मतलब सीधा साधा अर्थ ना करके उसके लक्षणों के माध्यम से उसके अर्थ को ग्रहण किया जाता है। और ऐसे ही व्यंग्यार्थ में, व्यंजक जो शब्द शक्ति होती है व्यंजना, उसके अंदर व्यंग्य किया जाता है, व्यंग्यार्थ इसमें ग्रहण करते हैं। डायरेक्ट ना कहकर किसी बात को घुमा फिरा कर कहा जाता है, अर्थात उसके ऊपर व्यंग्य कसा जाता है, तो उसमें वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए आप वाचार्थ, शब्द का सीधा साधा अर्थ। सबसे पहले इसमें क्या होता है, वाचार्थ के अंदर शब्द का सीधा साधा अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसे अभिधा शब्द शक्ति भी कहते हैं। जैसे सिंह दहाड़ उठा, सिंह दहाड़ उठा, यह सिंह शब्द का विशिष्ट पशु का है। अगला देखिए आप लक्ष्यार्थ, जब प्रसंग में वाच्यार्थ नहीं लगता है, उससे संबंध रखने वाला एक दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं अपन। मतलब जो यहाँ लिखा हुआ होता है उस अर्थ को छोड़ करके दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ पर लक्ष्यार्थ शब्द होते हैं। जैसे लाला लाजपत राय,
जैसे इसका उदाहरण है लक्षणा का लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, पंजाब के सिंह थे या शेर थे। तो अब यहाँ लाला लाजपत राय की क्या विशेषता बता दी, उनको किससे तुलना कर दी है, शेर से। मतलब मुख्य अर्थ ना ग्रहण करके दूसरा अर्थ उनको लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि जिस प्रकार से शेर यानी सिंह के अंदर जो क्षमता होती है उतनी क्षमता लाला लाजपत राय के अंतर्गत थी, इसीलिए उनको लक्ष्य कर करके ये वाक्य कहा गया। तो यहाँ पर कौन सी है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरी है हमारी व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंग्यार्थ जिसमें ग्रहण करते हैं, व्यंग्य किया जाता है किसी के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से अलग जाने पर भी दूसरा अर्थ सूचित हो जाता है। मतलब न तो उसमें सीधा साधा अर्थ होता है, न इसमें लक्षणा होती है, लेकिन उसके अलावा अलग से मतलब दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ पर व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति होती है, अर्थात वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे लाल पगड़ी जा रही है, अब यहाँ पर लाल पगड़ी जा रही है, इसका उदाहरण है लाल पगड़ी जा रही है। अब इसमें देखिए लाल पगड़ी से तात्पर्य यहाँ पे पुलिस है ना, लाल पगड़ी से तात्पर्य यहाँ पे क्या है, पुलिस जा रही है, लाल पगड़ी नहीं जा रही, पुलिस वाला जा रहा था, उसको लक्ष्य करके कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उसके ऊपर व्यंग्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। और अब देखिए इसी क्रम में वाचक शब्द, वाचक शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वाचक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। तो देखिए रूढ़ शब्द वह शब्द जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, और यदि होती है तो शब्द का अर्थ उत्पत्ति जन्य अर्थ से भिन्न होता है। जैसे घोड़ा, जैसे घोड़ा, गड़ा आदि। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब किसी शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है और यदि होती है तो शब्द का अर्थ उत्पत्ति जन्य अर्थ से भिन्न होता है। मतलब जिस शब्द से उसकी उत्पत्ति होती है उससे अलग अर्थ देता है, तो वहाँ पर रूढ़ शब्द, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला नंबर है यौगिक। यौगिक किससे कहते हैं, जब वह शब्द जिसकी उत्पत्ति होती है और जिसका अर्थ उत्पत्ति अन्य अर्थ से भिन्न नहीं होता। जैसे मलाई, जैसे मलाई, ये यौगिक शब्द है। मलाई, पानी घर, आदि, ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। मलाई, पानी घर यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है। अब आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द के अंदर क्या करते हैं, वह शब्द जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ उत्पत्ति अन्य अनेक अर्थों में से केवल एक तक ही सीमित हो जाता है। जैसे पंकज, पंकज, अब पंकज का पर्यायवाची हो जाएगा पंकज, सरसीज, लंबोदर, लंबोदर, गणेश, लंबोदर, गणेश,
ये शब्द जो कहलाते हैं ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, पंकज, लंबोदर, गणेश आदि। तो ये तो हुए वाचक शब्दों के भेद। अगला आता माना वाच्यार्थ के भेद। वाच्यार्थ के भेद। वाच्यार्थ के भेद के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले होता है अवयव। अवयव वार्थ, अवयवार्थ। ये शब्द जो होते हैं वह अर्थ जो शब्द के अवयवों का अर्थ हो, अर्थात उत्पत्ति पर निर्भर रहता हो। मतलब शब्द के जो अवयव होते हैं उसके ऊपर निर्भर रहता हो, उसको अव्यार्थ कहते हैं। दूसरा है समुदायार्थ। समुदायार्थ वह शब्द जो शब्द के अवयवों का अर्थ न होकर सामूहिक रूप से प्रकट होता हो, सामूहिक रूप से प्रकट होता हो, उसको समुदायार्थ। समुदाय यानी समुदाय का पता लग रहा है, अवयव यानी अवयव से पता लग रहा है, अव्यार्थ यानी अव्यय, है ना। और समुदाय यानी एक समूह का बोध जो करा रहा हो। रूढ़ शब्द का केवल समुदायार्थ होता है, यौगिक का केवल अव्यार्थ होता है। यौगिक जो होते हैं वो अव्यार्थ के अंतर्गत आते हैं, और योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो समुदायार्थ के अंदर एक समूह का बोध ये करा देते हैं। तो ये हुआ हमारे शब्द शक्तियाँ। अभी शब्द शक्तियों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे पंजाब वीर हैं। अब देखिए यहाँ पर पंजाब वीर नहीं है, पंजाब की जनता वीर है। पंजाब की विशेषता वीर क्यों कहा गया? क्योंकि पंजाब के रहने वाले जो लोग हैं वो वीर हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी है? लक्षणा। अगला उदाहरण देखिए, वह लड़का गधा है। वह लड़का गधा है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि वह लड़का गधा नहीं है, मतलब गधे के जैसे उसके हाव भाव है, उसके चाल ढाल है, रहन सहन का तरीका जो गधे के जैसा है, इसीलिए उसको क्या कहा गया? उसके लक्षण कैसे हैं? गधे के समान है, इसीलिए उसको यहाँ क्या कहा गया है? वह लड़का गधा है। जैसे लड़का ना, वह लड़की नीरी गाय है। नीरी गाय नहीं है, बल्कि उसके क्या है? उसके लक्षण ही कुछ ऐसे हैं गाय के समान, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे खुले पलक, फैली सुवर्ण छवि, है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द। शाब्दी व्यंजना। अब व्यंजना के अंदर देखिए, व्यंजना के कुछ उदाहरण देखते हैं जो हमारे परीक्षा के की दृष्टि से शाब्दी व्यंजना। जब व्यंजना शब्द में हो, अर्थात व्यंजना शब्द में ये सब कहा जाता है जब उसको बदलकर देने में व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए। मतलब अगर किसी बात को कोई प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको बदल के अगर प्रस्तुत करें तो उसमें व्यंग्य जो है वो नष्ट हो जाता है, तो वहाँ पर शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, चीर जीवे जोरी झुरे क्यों न स्नेही गंभीर। चीर जीवे जोरी झुरे क्यों न स्नेह गंभीर।
को घटी, को घटी, ए वृक्ष वृषभानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। देखिए प्रस्तुत उदाहरण में राधा कृष्ण की वह जोड़ी है जो चिरंजीवी हो, मतलब क्या कहा गया है इसमें कि चीर जीवे जोरी जुरे क्यों ना स्नेही गंभीर, को घटी ए वृक्ष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि राधा कृष्ण की जो जोड़ी है वो चिरंजीवी हो, लंबी उम्र तक जिए और परस्पर उनका गहरा प्रेम क्यों ना जुड़े, अर्थात दोनों में कौन घटकर है, अर्थात कौन कम है, दोनों में दो ही बराबर है, अर्थात दोनों का प्रेम परिपूर्ण है, अर्थात दोनों बराबर हैं। वे ये वृक्ष भानुजा हैं तो वे हलधर के भाई हैं। राधा क्या है, वृक्ष भानुजा है तो वो हलधर के भाई हैं, इसीलिए दोनों ही किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो यहाँ पर शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण देखिए, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति, आर्थी, आर्थी व्यंजना। इसके अंदर क्या होता है, जब व्यंजना अर्थ में हो, अर्थात किसी के भी पर व्यंग्य करें तो उसका कुछ अर्थ निकले, जब शब्द के बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता रहे तो उसे क्या कहते हैं, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे संध्या हो गई है, संध्या हो गई है, संध्या हो गई, संध्या होने का मतलब होता है सूर्यास्त का समय हो गया। क्या हो गया, सूर्यास्त का समय हो गया। व्यंग्यार्थ होता है घूमने को चलने का समय हो गया, अर्थात मतलब इसमें क्या व्यंग्य हो, जैसे अपन कहते हैं ना किसी को सुबह हो गई है, तो सुबह होने के पीछे क्या अर्थ है कि अब सुबह हो गई है, हमें उठना है, घूमने जाना है, अपने जो काम है वो करने हैं, कहीं भी जो दैनिक अपनी दिनचर्या है उसको करना है। ऐसे ही सूर्यास्त हो गया है तो सूर्यास्त होने है, अब हमें घूमना है, अब सोना है, अब हमें घर को लौट के जाना है। तो इस प्रकार के जब अर्थ यहाँ पर व्यंग्य के माध्यम से निकलते हैं तो वहाँ पर व्यंजना आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कहा ना संध्या हो गई, तो संध्या होने का मतलब सूर्यास्त का समय हो गया, तो सूर्यास्त का समय होने के बाद इसमें क्या अर्थ निकल के आता है कि अब हमें घूमने चलना है, या हमें और कोई काम करना है तो वो करना है, हमें बाजार जाना है तो वहाँ जाना है, मतलब हमें सोना है तो सोना है। तो इस तरह के अर्थ इसमें निकल कर आते हैं, तो वहाँ पर आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अध्यापक ने ऐसा पढ़ाया कि लड़का सर्वथा सुधर गया। तो इसमें क्या मतलब, जिसके ऊपर अपन व्यंग्य करते हैं कि या तो लड़का बिगड़ गया या फिर वो सुधर गया, कहने का मतलब सीधा साधा अर्थ अगर वाच्यार्थ में ग्रहण तो करें तो लड़का सर्वथा सुधर गया, सर्वथा यानी हमेशा, और लक्ष्यार्थ में होगा लड़का सर्वथा बिगड़ गया, उसके ऊपर क्या लक्ष्य करके कह रहे हैं कि वो बिगड़ चुका है। और व्यंग्यार्थ में होता है अध्यापक सर्वथा अयोग्य हैं, जो पढ़ाने वाले थे वो अयोग्य थे, इसलिए इस बच्चे के ऐसे लक्षण उसके अंतर्गत आ गए हैं। अब देखिए इसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर, ये भी पूछा जा सकता है कभी हमें एग्जाम में, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में क्या अंतर है। तो इसके अंतर्गत लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर। तो देखिए इसके अंतर्गत वाच्यार्थ में न लगने पर जो दूसरा अर्थ लगाया जाता है तो उसे लक्ष्यार्थ हो जाता है। मतलब जो वाच्यार्थ में जो अर्थ होता है वो अर्थ ने निकाल कर दूसरा अर्थ अगर हम ग्रहण करते हैं
तो वहाँ पर क्या हो जाता है, लक्ष्यार्थ हो जाता है वाच्यार्थ के लग जाने पर। और यदि वाच्यार्थ ना लगे तो लक्ष्यार्थ में लग जाने पर, अर्थात वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में से एक के लग जाने पर जो अर्थ निकलता है, दूसरा अर्थ निकलता है, उसके व्यंग्यार्थ कहते हैं। और लक्षणा और व्यंजना में अंतर जो होता है, वाच्यार्थ के न लगने पर शब्द की जिस शक्ति के द्वारा दूसरा अर्थ लिया जाता है उसको हम लक्षणा कहते हैं, और वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ लग जाने पर जिस शब्द शक्ति द्वारा एक और अर्थ निकलता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम सरल तरीके से अगर पढ़ें तो सबसे पहले लक्ष्यार्थ, लक्षण, इसमें क्या लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है और इसमें व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाता है। तो लक्ष्यार्थ का मतलब होता है जिसको किसी को लक्ष्य करके मतलब सीधे तरीके से ना कह करके उसको उसके लक्ष्य के उसके गुणों के आधार पर उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर लक्ष्यार्थ शब्द शक्ति होती है। व्यंग्यार्थ में किसके ऊपर व्यंग्य किया जाता है, व्यंग्यार्थ ग्रहण करते हैं, मतलब उसको डायरेक्ट ना कह करके कोई दूसरी बात कह करके उसको समझाया जाता है। जैसे पंजाब शहर, पंजाब वीर है, पंजाब यहाँ वीर नहीं है, पंजाब के गुण हैं, पंजाब के लोगों के जनता के गुण हैं, क्या हैं कि वो वीर हैं। जैसे वह नीरी गाय है, तो नीरी गाय वो गाय नहीं है, लड़की गाय नहीं है, बल्कि उसके गुण कैसे हैं, गाय के समान है, इसीलिए उसको नीरी गाय कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में काव्य के अंग के रूप में।